अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर 3। सो फार हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी को डील किया है। नाउ इट्स टाइम टू यूज़ ऑल दैट नॉलेज इन मेकिंग यूजफुल डिवाइसेस एंड टेक्निक्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली डिवाइस जो हम पढ़ेंगे वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर बेसिकली दो प्लेट्स हैं, जो सिंपलेस्ट वर्जन में दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, और उनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज मौजूद है। ऑन वन प्लेट वी हैव प्लस क्यू, on the other we can have the negative of the same magnitude. We can just name these plates, plate A and plate B, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई कांस्टेंट डिस्टेंस होगा D. दिस डिस्टेंस इज़ ज़रूरी क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, गिवन के इन दोनों के अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ कोर्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस VAB हो सकता है फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B. On the right side, on the top right, you can see कि एक रियलिस्टिक वर्जन है कैपेसिटर प्लेट्स का. इस केस के अंदर आप नोट करेंगे कि जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इन कॉर्नर्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेंड हो रही होगी, एंड दिस बेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंसिडरिंग द रियलिस्टिक वर्जन्स ऑफ द कैपेसिटर्स, क्योंकि आइडियलाइज वर्जन में हमने ऐसा कंसिडर नहीं किया था, बल्कि वी जस्ट कंसिडर्ड के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं दोनों प्लेट्स के, और आउटसाइड द प्लेट रीजन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती थी वहाँ पे. मगर इन रियल वर्जन देयर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दीज प्लेट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रियल कैपेसिटर्स होते हैं वो परफेक्ट कैपेसिटर्स नहीं होते. नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द चार्ज जो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर मौजूद है, और इसके अलावा जो पोटेंशियल है उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. सो वी कैन हैव जस्ट दैट रिलेशन, और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इक्वल्स टू E टाइम्स D के अंदर हमने देखा था. मगर जो रेशो होगा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. ये एक नई क्वांटिटी है ऑफ कोर्स, तो वी कैन जस्ट टेक इट एज ए रेशियो बिटवीन द चार्ज जो प्लेट्स के ऊपर स्टोर है, और रिमेंबर कि ये सिंगल प्लेट के ऊपर चार्ज है. इट्स नॉट के टोटल कैपेसिटर के ऊपर 2Q है, बल्कि इट्स जस्ट अ सिंगल Q. यानी कि किसी भी प्लेट के ऊपर जितना चार्ज मौजूद है वो चार्ज हम देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल. दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस. नाउ यूजिंग दीज फार्मूलाज जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ और पोटेंशियल, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम इसकी फॉर्म थोड़ी चेंज कर सकते हैं, और वी कैन सी कि इट्स एक्चुअली जस्ट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये है, और इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ ईच प्लेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया से होने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एरिया मौजूद होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा मौजूद हो सकती है, और डिस्टेंस का रिलेशन पोटेंशियल से रिलेटेड है. द यूनिट फॉर दिस न्यू क्वांटिटी इज़ फैरड, और ये इक्वल है कूलम पर वोल्ट के. दिस इज़ अ सिंबल फॉर कैपेसिटर यूज्ड. जो कर्व वाला कैपेसिटर है ये पोलराइज्ड कैपेसिटर्स के लिए होते हैं, और इनकी बेसिकली बहुत टाइप्स होती हैं बाय कंस्ट्रक्शन. ऑन द टॉप लेफ्ट कुछ कॉमन कैपेसिटर टाइप्स नज़र आ रही हैं. इनके ऊपर इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, जैसे ये 47 माइक्रोफैरड है, दिस इज़ 1000 माइक्रोफैरड, और वर्किंग वोल्टेज और कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी होती हैं. ये आप लोगों ने लैब में तो यूज़ किए ही होंगे. तो हम ये करेंगे अब कि एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, और इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम. तो दो को एक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स मौजूद हैं, वन इज़ इनसाइड वन इज़ आउटसाइड, बिकॉज एक का रेडियस RA है जो स्मॉलर है, और RB का रेडियस ज़्यादा बड़ा है. को एक्सियल का मतलब ये है कि दोनों के जो सेंट्रल एक्सिस हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. इन दोनों के दरमियान गैप होगा क्योंकि इन दोनों के रेडियस में कोई फ़र्क है, और इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. गिवन के इनर सिलेंडर जो है उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो आउटर सिलेंडर के ऊपर है. टू सॉल्व फॉर कैपेसिटेंस हमें चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यूज़ चाहिए होंगी, और चार्ज की वैल्यू इज़ सिंपली जस्ट लैम्डा टाइम्स L गिवन के
इस कैपेसिटर की या इस कंस्ट्रक्शन की लेंथ है। और पोटेंशियल हम मालूम कर सकते हैं by using some other techniques that we have seen before. तो we just need electric field. ये वो वक्त है जहाँ पे आप पिछले ज़माना याद करेंगे जब हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले सिस्टम्स को सॉल्व किया था। फॉर फार अप्रॉक्सीमेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल फॉर्म रिड्यूस हो गई थी इनटू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एक्स। नाउ ये जो x है इज़ जस्ट अ डिस्टेंस पे, और जो हमारे केस में आर ए और आर बी के दरमियान हो सकती है, जिसको हम सिर्फ आर बी कह सकते हैं। Using this field we can find potential by solving the integral, और ये भी हम फॉर्मूला से पहले देख चुके हैं, limits being a to b. And finally we just solve for capacitance and capacitance per unit length. So using the same formula q over v, we can just solve for this, और कोशिश करो कि आप लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व करो. you'll get this form of VAB with an ln RB over RA, और फिर आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगी. और इसके अलावा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ. नाउ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ फालतू की चीज़ नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया ये भी इतना फालतू नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने टीवी केबल की वायर को कभी कट करके उसका क्रॉस सेक्शन देखा होगा तो आप नोट करोगे कि उसके अंदर एक सिलेंडर होता है और उसके अराउंड जो है एक वायर का एक पूरा इस मैश होता है जो उसके अराउंड घूमता हुआ चला जाता है. तो दैट केबल इज एसेंशियली दिस सिलेंडर, राइट. तो बेसिकली हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उन केबल्स की स्पेसिफिकेशन के लिए कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ एक क्वांटिटी होती है जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अभी हमने सॉल्व किया. हाउएवर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं. तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए सिमिलर सॉल्यूशन यूज़ किया जा सकता है, मगर जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज़ स्फेरिकल चार्ज अप्रॉक्सीमेशन हियर, राइट. तो जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पिछले प्रॉब्लम में यूज़ किया, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें सही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करेंगे. और लुक एट द इमेज वी कैन सी कि आर ए जो है वो स्मॉलर है, उसके बाद गॉसियन सरफेस है, और फिर रेडियस सॉरी आर बी है, यानी कि आउटर सरफेस है. या आई एम रियली नॉट श्योर कि कहाँ पे यूज़ होता होगा. So just pause the video and take your time here and solve it in rough work and then move forward. और ये बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो एज एन आंसर आपके आनी चाहिए. So now suppose कि similar type of capacitor सीरीज में कनेक्टेड है, then जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के दरमियान, सच दैट तमाम कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपीयर हो जाएगा. दिस मीन्स कि टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. जब पोटेंशियल इक्वेशन को चेंज करेंगे तो for capacitance we can get inverse sum as a resultant of the capacitor. So this is the equation जो basically एक क्या है जनरल रूल है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल है वी ए बी वो इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस होगा. फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू सी जो नोड हमने इमेजिन किया बीच में, और फ्रॉम सी टू बी. Now using C equals Q over V, you can just change this form into this form, and for various number of capacitors we can just say that inverse of a equivalent capacitance is equal to inverse sum of the individual capacitances. तो essentially हमने इस फॉर्म को जो है चेंज करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना लिया, और इन तमाम कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए सिंगल कैपेसिटेंस ऑफ दिस वैल्यू, राइट. So this is kind of a approximation जो हम series capacitors के लिए कर सकते हैं. The important bit to remember here is the magnitude of charge is same for all plates. This is very important for all capacitors in a series combination. However, the potential difference of the individual capacitors are not the same unless their individual capacitances are the same. तो just imagine कि अगर इन तमाम ये तमाम के तमाम एग्जैक्टली सेम कैपेसिटर्स होते हैं, यानी C1 इक्वल C2 होता, देन यू कैन जस्ट से कि पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस सेम है, मगर यू कैन जस्ट से कि ये दोनों डिफरेंट है टू गेट ए जनरल इक्वेशन फॉर दिस.
What about parallel combination? Well, इस केस में तमाम कैपेसिटर्स के अक्रॉस सिमिलर पोटेंशियल अपीयर होगा, दैट इज V1 is equal to VAB and V2 is also equal to VAB. So V1 is from this to this point and V2 is from this to this point. और it's easier to see कि VAB basically इसके अक्रॉस भी है और इसके अक्रॉस भी है. गिवन के कैपेसिटर C1 एंड C2 हैं, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, द एक्यूमुलेटेड चार्ज विल आल्सो बी डिफरेंट, बट इन तमाम चार्जेस का सम इक्वल होगा टोटल चार्ज के जो अपीयर होना चाहिए एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे. एंड यूजिंग टोटल चार्ज समेशन we can find a relation between capacitance values and equivalence capacitance. This becomes useful in solving problems, so just try a few problems and on your own, and you can just see it's a kind of an easy problem to solve. So this is the capacitor, this is the resultant capacitance that you can just replace for this version of the circuit. और जो बात इसमें याद रखनी है वो ये कि potential differences are the same for all capacitors in parallel combination, right? However, the charges on the individual capacitors are not the same. इसको compare करो series वाले combination में, you'll get an idea. Here's an example. So in figure A you have a complicated circuit of for the capacitors. हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से. एंड हाउ टू डू दैट, हम लोग सिंपली छोटे छोटे सेक्शंस को जो है रिप्लेस करना शुरू करते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले इन दो कैपेसिटर्स को मर्ज किया, और ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी और को भी मर्ज कर सकते हैं, इट्स जस्ट एन एग्जांपल. तो पहले इन दोनों को मर्ज किया और 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद 4 माइक्रोफैरड ऑफ द कैपेसिटर. ये कैलकुलेशन के बाद आपको पता चला कि 4 माइक्रोफैरड को आप रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ हम लोग ये कर सकते हैं कि जस्ट सी कि ये तीनों कैपेसिटर्स 3, 11 और 4 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर पैरेलल में अटैच्ड हैं. तो वी कैन जस्ट कैलकुलेट अगेन एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ जब इसको रिप्लेस कर देंगे इन तीनों कैपेसिटर को विद अ सिंगल कैपेसिटर, वी गेट 18 माइक्रोफैरड, और ये कैपेसिटर 18 के माइक्रोफैरड और जो 9 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था, दीज आर नाउ टू इन सीरीज. तो अगेन हम लोग सीरीज अप्रॉक्सीमेशन लगाते हुए एक नया कैपेसिटर लेंगे. सो दिस होल सर्किट इज एक्चुअली इक्वल टू जस्ट ए सिंगल कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरड. तो अगर आपके पास 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ना हो तो आप बेसिकली इस पूरे कॉम्बिनेशन को जनरेट कर सकते हैं टू गेट योरसेल्फ 6 माइक्रोफैरड. मगर इस एग्जांपल में यू कैन सी कि ये फालतू काम है, क्योंकि आपके पास एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर पहले से था, तो यू जस्ट नीडेड दिस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर और इन सब की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन खैर एग्जांपल प्रॉब्लम से मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर सकता है. सो नाउ हियर इज दैट एनर्जी, इसको हम सॉल्व करेंगे. यू हैव टू इमेजिन कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, राइट? तो चार्ज स्टेट में कैसे आता है. यू हैव टू डू सम वर्क टू ब्रिंग चार्जेस क्लोजर टुगेदर. ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को बनाते हैं, बहुत सारे चार्जेस को जमा करके. तो तो इसकी मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रिंगिंग इन स्मॉल चार्जेस डी क्यू विल टेक वर्क ऑफ अमाउंट डी डब्ल्यू, राइट? और गिवन के कोई पोटेंशियल हमें चाहिए होगा इन दैट पोटेंशियल. सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल विच वाज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अगर याद हो तो बेसिकली उसी की डेफिनेशन है. वी आर जस्ट वर्किंग फॉर स्मॉल वर्क एंड फॉर डन फॉर स्मॉल क्यू. Here we just solve an integration problem, or replacing v from small q and c, since c is the capacitance and this is the constant. q हम लोग small use करेंगे. दोनों साइड पे integration लेंगे for finding the total work, and that will be equal to the energy that we have stored in the capacitor, and that comes out to be half q square over c. We can have two different forms of it as well. So this is the magnitude of energy stored in capacitor at potential across capacitor of capacitance C. The form of half q squared over v should remind you of something.
ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर से एग्जैक्टली मैच करता है। रिमेंबर ये जो हम हाफ के स्क्वायर एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी, इट इज़ एग्जैक्टली दैट। दिस ऑल मीन्स कि चार्ज इज लाइक डिस्प्लेसमेंट या इलोंगेशन जो हमने प्रोड्यूस की थी स्प्रिंग में, 1/c इज लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट k, and energy stored is analogous to work we do to stretch the spring. So it's just an analogy, we can do that, और इससे actually explanation में थोड़ा सा फ़ायदा होता है. So we can just say कि spring system और capacitance system are like the same thing. इसके अंदर हम लोग potential energy, sorry, हम कुछ एनर्जी जो है स्टोर कर रहे हैं बाय डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क जो चार्जेस को सेपरेट करने में, और स्प्रिंग के केस में इट वाज मूविंग, सॉरी, स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, right? Another useful quantity is energy density. So this is energy density. You can just get energy density by dividing it by volume. That is energy stored per unit volume, of course. I'm sure you can obtain the formula by some manipulation. So this is the form: half epsilon naught E square. E square is the magnitude of electric field produced. There is an example problem 24.9. This will help you understand just to how to calculate इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। नाउ अभी तक जो भी कैपेसिटर सेटअप हमने पढ़े वो सारे वैक्यूम में थे। मींस के प्लेट्स के दरमियान वॉल्यूम खाली था, मगर रियल लाइफ में वैक्यूम वाले कैपेसिटर्स बनाना इतना आसान नहीं होता, और अगर बना भी लें तब भी 100% वैक्यूम तो होता ही नहीं है, जैसे हमने अब तक आइडियल सिचुएशन में पढ़ा है। तो वी नीड सम कैलकुलेशन के रियल सिस्टम में इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान कोई चीज़ अगर रखी हुई हो, मतलब कि कोई यूज़फुल मटेरियल हो उसके दरमियान, तो फिर हम कैसे काम करेंगे। नंदलेस आइडियाज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है जब डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज द इमेज जो हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर फर्स्ट केस वी हैव नो डाइलेक्ट्रिक्स, that means the sigma is in this, plus sigma of course is on this plate, and there is a negative sigma charged density on this plate, और इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेन दिस इज एन आइडियलाइज्ड वर्जन, यू कैन सी देयर इज नो फ्रिंजिंग इफेक्ट मेंशन्ड हियर, तो इसका मतलब ये कि हम आइडियल केस में बात कर रहे हैं। और देन वी जस्ट इंट्रोड्यूस ए मटेरियल इन बिटवीन, इसको हम मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, और जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो इसके दरमियान से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रही होगी। इसके रिस्पॉन्स में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में दिस मटेरियल जो है इसके अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस होगा, और दैट चार्ज विल भी पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगी, और ये पोलराइजेशन एक्चुअली ऑपोजिट होगी। दैट मीन्स नेगेटिव के दरमियान पॉजिटिव, नेगेटिव के करीब पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव के करीब जो है नेगेटिव होगा। दैट मीन्स एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। एक वो डायरेक्शन थी जो हमने पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई थी, और ये दूसरी डायरेक्शन है जो इसको बेसिकली अपोज कर रही है। सो एज अ रिज़ल्ट होगा ये कि जो रिजल्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अब वीकर होगी, एंड यू कैन जस्ट सी इट बाय द फैक्ट कि इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस जो हैं वो हम लोग कम बनाएंगे, सॉरी उसकी डेंसिटी कम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जस्ट टू रिप्रेजेंट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ अब कम है। सो दिस इज अ रिजल्टेंट क्या चीज़ है, electric charge density, yes. So this is sigma I and sigma negative sigma I. So these are the internal electric charge densities, और that's it। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इनिशियली एक कैपेसिटर मौजूद था विद सम हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो नहीं है बल्कि अब रिड्यूस हो गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि कैपेसिटेंस यानी जो स्टोरेज एबिलिटी है वो भी चेंज हो गई है। एंड हाउ इट चेंजेस, इसके लिए आपको अपना सर थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन जो है राइट साइड पे लिखी हुई है। सो एक नई कैपेसिटेंस हमारे पास आई है C, और पुरानी विद वैक्यूम या विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस को हम C नॉट से जाहिर करेंगे, एंड देयर इज अ कांस्टेंट बिटवीन जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। सो दिस डिफाइंस के रेशियो क्या है बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक C नॉट। जस्ट C नॉट को नीचे ले जाओ so you can see कि ये रेशियो है दोनों कैपेसिटेंसेस का। Anyways, so we can just put the values for C naught, that is without dielectric, that was epsilon naught A times D, और we can just say कि K और epsilon naught दोनों मिलके एक नया constant बनाएंगे, and that is called epsilon, इसके अंदर naught नहीं है बस, that's it, and this is called the permittivity of that dielectric।
Remember कि epsilon naught was the permittivity of vacuum, और epsilon without the subscript naught, यानी कि k epsilon naught is the permittivity of for that dielectric. So here's the polarization mechanism in dielectric. This is the image, और you can just see कि dielectric के अंदर हो क्या रहा है. It's essentially the reorientation of the molecules. So एक molecule यहाँ पे मौजूद था, मगर due to the electric field इसके positive part इस side पे आ जाएगा और negative part घूम के इस side पे आ जाएगा. So it's just a reorientation of molecule. इन इंड्यूस्ड चार्जेस को जो है बाउंड चार्जेस कहते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते और मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड होते हैं. Also, the energy density is reduced to half. This was the energy density. You could just remember it from the previous equation. Oh, sorry, reduced to half नहीं बल्कि reduce हो जाएगी. I'm really sorry. Reduce हो जाएगी because this permittivity की जो value होगी वो different होगी as compared to epsilon naught. ठीक है. So और ऑल्सो नोट के गॉस लॉ यूज़ करेंगे तो राइट साइड पे जो टोटल चार्जेस होंगे, these are not total charges but these are enclosed free charges. Okay, now let us introduce the current. तो करंट essentially क्या होता है, आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, मगर just to look at the microscopic picture होता क्या है. So there is an electric field जिसके अंदर कोई कंडक्टर है, उसके अंदर कोई फ्री चार्ज है, let's say इलेक्ट्रॉन है, right? So it starts to move, मगर एक्चुअली पिक्चर ये नहीं होती है कि डायरेक्टली इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएगा, बट पिक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन बेचारा जो है, जस्ट कंसिडर कि ब्लू पाथ को पहले कंसिडर करो, इलेक्ट्रॉन बेचारा जाता है आगे और किसी ऑब्जेक्ट से, किसी मॉलिक्यूल से टकराता है, और फिर उसके बाद ये इलास्टिक कोलिजन के जरिए फिर से कहीं और जाता है, फिर से टकराता है. सो इट्स जस्ट अ continuous random collisions of the particles. तो बेसिकली इसी तरह से इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल में मूव करेगा. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम P1 और इट एंडेड अप लेट्स से एट P2, राइट? तो दिस वाज विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगी तो क्या होगा, ये जो पाथ है जो ये हर कोलिजन के दरमियान कवर कर रहा है, दिस पाथ विल बी ऑल्टर्ड. तो वो किस तरह से होना चाहिए, जस्ट से कि अगर नेगेटिव चार्ज था तो विद इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन जस्ट सी के ओप सॉरी, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है. लेट्स इमेजिन के इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स लेफ्ट, जिसका मतलब ये है कि फोर्स विल बी टूवर्ड्स राइट. और इसका पाथ कैसे चेंज होना चाहिए, वेल जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ड्यू टू द फोर्स इसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा कम ट्रैवल करेगा इस साइड पे. नेक्स्ट जब ये नीचे आएगा तो इसी तरह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा. इसी तरह से ये कर्व हो जाएगा पाथ, बिकॉज इट्स एन एक्सेलरेटेड फ्रेम. अगर इसको मैं जाते रहने दूँ तो बेसिकली इस तरह से चला जाएगा, मगर यू कैन जस्ट नो के अभी नहीं जा रहा. ओके, फिर ये कोलाइड करेगा किसी मॉलिक्यूल से, फिर से इधर आएगा और फिर कोलिजन होगा और फिर इधर आएगा. एंड जस्ट से कि उसी टाइम, उतने ही टाइम के बाद हम लोग दोबारा नोट कर रहे हैं कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या है. एंड फाइनल पोजीशन दिस टाइम विल बी P2 प्राइम, और P1 प्राइम और P2 के दरमियान कोई डिफरेंस होगा और ये डिफरेंस बेसिकली उस फोर्स की डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज़ द डिस्टेंस जो इसने एक्चुअली कवर किया है. नाउ रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कोलिजन्स हमने कम नहीं किए या उस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि जो पाथ था जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली ट्रैवल करता था बिटवीन दीज कोलिजन्स, जिसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा सा डाइवर्ज हो गया है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिसकी वजह से बेसिकली कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है. एंड दैट डिस्टेंस वी कैन जस्ट से इज इक्वल टू Vd, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम्स डेल्टा t, जितने भी टाइम में पार हुआ है. तो दिस इज अ डिस्टेंस बेसिकली कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है. तो बेसिकली दीज डिस्टेंसेस बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और जो एक्चुअल करंट होता है जो हमें नज़र आता है कि स्विच ऑन किया और यहाँ पे लाइट जल गई, इट्स नॉट बेसिकली कि एक इलेक्ट्रॉन स्विच से लेके लाइट तक गया है. इट्स नॉट लाइक दैट. एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन इसेंशियली कहीं भी नहीं गया होता, वो वहीं पे रह जाता है बेचारा. लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बेसिकली मूव कर जाता है. तो दिस इज़ द एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ करंट की करंट किस तरह से मटेरियल के अंदर ट्रैवल करता है. Now, we actually have two types of currents. First is the conventional current, in which we can just say कि electric field की direction में positive flow
पॉजिटिव आयंस का फ्लो होता है विद द सेम वेलोसिटी, और अगर हम लोग मेटालिक कंडक्टर लें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होगा जो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर हम एक ही सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो वी कैन से कि इन दोनों की वेलोसिटी शायद सेम हो, और जो करंट वो बेसिकली रेट होगा एट विच द चार्ज फ्लो थ्रू एन एरिया, राइट। तो जस्ट कंसिडर के एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। तो इस एरिया में से कितने चार्जेस जो है पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं। नाउ ये जो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, इट्स नॉट अ रियल करंट बट इट्स कन्वेंशनल करंट, और ये सब जो है वजह है एक शख्स की जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसके अलावा और भी दूसरे साइंटिस्ट थे जो उस वक्त के थे, जो बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहते थे इलेक्ट्रिसिटी को बाय यूजिंग फ्लो, और किसी किस्म का फ्लूइड है, इलेक्ट्रिक फ्लूइड कहलाता था उस वक्त, और उसके फ्लो की वजह से जो है ये करंट प्रोड्यूस होता है। सो दैट दोज वर एसेंशियली जो न्यू थ्योरीज के किस तरह से चलता है, और उस वक्त नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर क्या क्या चार्जेस होते हैं। सो गलती से वी गॉट द पॉजिटिव चार्ज इन अ फ्लूइड, इन इलेक्ट्रिक फ्लूइड, और जिसकी वजह से अब हमारे पास एक कन्वेंशनल करंट है। वेल एक्चुअली कन्वेंशनल करंट रियल में नहीं होता, मगर वी कैन से कि देयर इज एन कन्वेंशनल करंट, और इससे एक्चुअली कैलकुलेशन काफ़ी आसान भी हो जाती है। ओके, सो टू रिटर्न बैक टू द करंट, वी जस्ट नीड अ डी क्यू, राइट। तो डी क्यू की वैल्यू चाहिए, और डी क्यू बेसिकली टोटल चार्ज है, और टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी जस्ट नीड ए चार्ज की वैल्यू, यानी कि ईच इंडिविजुअल चार्ज पे क्या वैल्यू है, और ऑफ कोर्स इट कैन बी एनीथिंग। लेट्स कंसीडर एक सोल्यूशन जो है उसके अंदर आयंस अगर मूव कर रहे होंगे तो दोज विल बी द चार्ज। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नहीं होगा, बल्कि इट डिपेंड्स कि किस तरह का सोल्यूशन है, किस तरह क्या वैल्यू है उस चार्ज की, और किस तरह के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। सो इट कैन वेरी एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम नंबर्स टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो मूव कर रहे हैं, राइट, और दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। नाउ फर्स्ट लुक पे ऐसा नहीं लग रहा, मगर लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। दिस n is the concentration, right, concentration of moving charged particles, जिसका मतलब यह है कि this has a unit of number of particles. Let me just use hash, right. तो number of particles per unit volume. तो अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, विल जस्ट बी लेफ्ट विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो कैसे करें? वेल, यू कैन जस्ट सी कि अगर हमारे पास एक एरिया है, सम सॉर्ट ऑफ एरिया, और हम इसे मल्टीप्लाई करें विद दिस डिस्टेंस जो इसने कवर किया बेसिकली, दैट इज वी डी टाइम्स डेल्टा टी, तो वी कैन जस्ट गेट दिस वॉल्यूम के वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका। तो वी जस्ट गेट ए मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस जो इसने कवर किया है इन द डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, we'll just get the volume. So this is volume, this is concentration. That means this whole thing is just the number of particles. Number of particles multiplied by the charge value will give you the total charge that is traveling. Note कि इसके अंदर dt है, so we can just say कि dt से dt cancel हो गया, और well कच्ची जबान में, और we are left with n times magnitude of charge times drift velocity times the cross sectional area जिसमें हम measure कर रहे हैं, और इसके यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। यू कैन जस्ट यूज दिस इक्वेशन, या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि इट इज स्टिल कूलम पर सेकेंड। ये इमेज यहाँ पर है, सॉरी पिछली स्लाइड पे होनी चाहिए थी, मगर एनीवेज इट्स द सेम थिंग। लुक एट दिस, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, so this will give you the volume. Okay, what we can do now is we can just create another quantity, current per unit area. This is called the current density, represented by J. This equation is the magnitude of the current density, and this equation is actually the vector form for the current density. Now mark this quantity J because it becomes super important in many electrodynamical systems. Okay, now you should just remember that current density J is a vector, but current I जो है is not a vector. जो current I हमने पहले पढ़ा था, this is not a vector. Okay, J क्या describe करेगा? J describes how charges flow at a certain point.
किसी भी पॉइंट पे जे को डिफाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड द वेक्टर्स डायरेक्शन tells you about the direction of the flow at that point. So अगर आपका एक वायर घूमता चला आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हर पॉइंट पे जो जे की डायरेक्शन है इट विल बी डिफरेंट। तो अगर इस तरह का वायर है तो इन दिस एट दिस पॉइंट जे विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट एट दिस पॉइंट जे विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ये एक वेक्टर है। By contrast, the current I describes how charges flow through an extended object such as a wire. तो I जो होगा current I ये basically equal रहेगा, ये एक ही value होगी इसकी throughout the whole wire. Another thing to note is that J जो है वो area पे basically depend करता है. So just look at this circuit diagram bulb वाली. अगर इस सर्किट को हम लोग गौर से देखें तो इसमें J जो है वो लेफ्ट साइड पे is pointing downward, or on the right side it is pointing actually upward, so this is J vector, right? However, आपको पता है कि जो वायर है इसकी थिकनेस और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस बैटरी के क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक्चुअली फ़र्क है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि J का जो मैग्नीट्यूड होगा विल बी लेस इन द वायर, सॉरी लेस इन द वायर, लेस होगा, एरिया इसका ज़्यादा है तो J, oh sorry, J is less in the battery, or cell or whatever battery. Oh sorry, E भी होता है यहाँ पे, so it's a battery. तो बैटरी के अंदर J का मैग्नीट्यूड एक्चुअली कम होगा बिकॉज इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है. तो this is how J works actually. तो just take a look at the example problem 25.1. उसके अंदर आपको मेरे ख्याल में छोटी सी एग्जांपल है, उसमें भी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी. Okay, so with electric field and conductors versus George Simon Ohm, अगर मैंने सही नाम लिया, was able to deduce via experiments कि electric field और current density directly proportional होते हैं. अलबत्ता their ratio remains constant called resistivity. This is called Ohm's law, जो रियली एक लॉ नहीं है बल्कि आइडियल कंडीशंस में ही फॉलो होता है. जो मटेरियल्स ओम लॉ फॉलो करते हैं वी कॉल देम ओमिक या लीनियर मटेरियल, और जो नहीं फॉलो करते उनको नॉन ओमिक या नॉन लीनियर मटेरियल कहते हैं. और इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई और जे करंट डेंसिटी के रिलेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं. रेजिस्टिविटी हमें बताती है बेसिकली कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी फॉर प्रोड्यूसिंग सम करंट डेंसिटी, राइट? सो द यूनिट्स आर वोल्ट मीटर पर एम्पियर, और रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है विच इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी, मगर वो हमारा पार्ट नहीं है तो अभी हम यहाँ पर उसे डील नहीं करेंगे. हम ऑफ कोर्स रियल मटेरियल जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि रिमेंबर चार्जेस फ्लो वाया रैंडम कोलिजन्स, और टेम्परेचर की वजह से दो कोलिजन्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है. दिस इक्वेशन इज़ द फॉर्म फॉर रेजिस्टिविटी किस तरह चेंज होती है फॉर metals. Resistivity for some material is way low, so we can classify them as insulators. So here's an example. Insulators basically glass, plastic और rubber और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने खुद डेवलप की हैं, ceramics होते हैं वगैरह वगैरह. मगर एक्चुअली बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी ये तमाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और इंसुलेटर्स, ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. सो लुक एट दिस इमेज, दिस इज़ अ फॉल्स कलर इमेज फॉर ऑफ एक्सॉन. सो एक्चुअली ब्रेन सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू दीज कनेक्शंस कॉल्ड एक्सॉन्स, राइट? सो बेसिकली ये वायर की तरह होता है मगर दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थोड़े से गैप के साथ. ओके, तो इन एक्सॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करते हैं, और एक्चुअली इसके अराउंड जो है वो एक लेयर होती है, मेरे ख्याल में ये फैटी लेयर होती है, और जिसका कहते हैं हम लोग माइलिन. और सरप्राइजिंगली ये माइलिन बेसिकली इंसुलेटर होता है और एक्सॉन एक्चुअली कंडक्टर होता है. सो वी कैन से कि वी हैव ए वायर जिसमें जो एक्सॉन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय एन इंसुलेटर सिमिलर टू द वायर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन लाइफ में. मगर these wires actually exist in our brain and some part of our bodies. So yeah, it's amazing कि how nature developed this whole electrical systems, wirings within our brains and bodies, और हमें अब कहीं जाके पता चल रहा है.
खैर एनीवेज, तो एक और मटेरियल होते हैं विच आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की फिजिक्स बिल्कुल ही अलग होती है, मगर वी कैन जस्ट रीड देम वाया क्या होता है टेम्परेचर ग्राफ्स। तो दिस इज़ अ लेफ्ट पे जो ग्राफ है हमारे पास वो है मेटल्स के लिए, दैट इज़ फॉर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट नोट के इसका रिलेशन लीनियर नहीं है बल्कि एक डिफरेंट रिलेशन है। सो इफ़ द टेम्परेचर इज ज़ीरो वी हैव सम काइंड ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज़ कॉल्ड क्या चीज़, rho naught. So this is for T naught. Sorry. Oh, sorry. T naught is actually resistivity for. Sorry, rho naught is resistivity for T naught. Wow, rho और T में बहुत मसला हो रहा है. Okay. तो anyways, so this is the curve जो define कर रहा है resistivity कैसे change होगी, and at any point जो slope होगा that will be the quantity rho naught alpha. और अगर इस इक्वेशन को आप लोग और से देखें तो वही नज़र आ रहा है, रो नॉट इससे मल्टीप्लाई करो so it just remains रो नॉट, इसको वहाँ पे ले जाओ तो this will become rho t minus rho naught. That means this is y2 minus y1, and since we are plotting against x, oh sorry, temperature, that means this is written x2 minus x1, so rho naught times alpha will become the slope for it. और slope की वैल्यू से एक्चुअली हम लोग अल्फा मालूम कर सकते हैं विच इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स कर करके हम लोग ग्राफ्स प्लॉट करते हैं और उनमें से मालूम करते हैं कि फॉर गिवन मटेरियल अल्फा वैल्यू क्या होगी। नाउ मेटल्स के अंदर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है जिसका मतलब कंडक्टिविटी कम होगी, मगर फॉर सेमीकंडक्टर्स कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर हायर टेम्परेचर्स इनकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है, दैट मीन्स इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। बट दैट्स रियली स्ट्रेंज, लेकिन एक्चुअली ये इस वजह से है कि इसके जो होल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ये एक्चुअली ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसका मतलब ये कि टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी रिलीज़ होते जाएंगे सेमीकंडक्टर्स में, और जो फाइनल चार्ज होगा एट हाई टेम्परेचर वो एक्चुअली ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ज़्यादा करंट कैन फ्लो एंड दैट मीन्स रेजिस्टिविटी, ओवरऑल रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स डाउन। So this is a condition for semiconductor, and of course इसकी specific curve जो है वो depend करता है कि किस तरह का आप semiconductor यूज़ कर रहे हैं, डोपिंग किस तरह की हुई है वगैरह वगैरह, एन टाइप है या पी टाइप है। ओके, तो इसके अलावा सेमी मेटल और सेमी कंडक्टर्स के अलावा एक नई चीज़ है, शायद आप लोगों के लिए नई चीज़ है, विच इज़ कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की कहानी बिल्कुल मेटल की तरह से है फॉर नॉर्मल टेम्परेचर्स, दैट इज़ हायर टेम्परेचर्स के लिए और कुछ टेम्परेचर्स के लिए इट जस्ट ड्रॉप्स डाउन लाइक अ मेटल। मगर फिर अचानक से होता यह है कि एट सम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर TC, इसकी रेजिस्टिविटी अचानक से ज़ीरो पे ड्रॉप हो जाती है एंड इट बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। तो दिस इज़ द रीजन जहाँ पे वो मटेरियल सुपर कंडक्टर होगा। और अमेजिंगली ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ये मोस्टली सिरेमिक्स और इंसुलेटर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ड्रॉप डाउन होती है और अचानक से ज़ीरो हो जाती है। दीज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, मतलब ये कि जब आप इसमें करंट दौड़ाएंगे तो देयर विल बी नो पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन हम लोग आखिर में पढ़ेंगे, मगर there is no resistance at all, so electrons can move freely और current आपका constant रहेगा, and this actually happens to multiple materials जो हमने discover कर लिए हैं, मगर this only happens below very very low temperature, so critical temperature पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पीछे जाना एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरी है जो एक्चुअली लिक्विड नाइट्रोजन की फॉर्म में होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट साइंस राइट नाउ, क्योंकि अगर सुपर कंडक्टर्स हमने समझ तो लिए हैं, मगर अगर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सब बना सकें, सपोज़ के एट रूम टेम्परेचर कोई मटेरियल अगर विदाउट रेजिस्टेंस करंट फ्लो कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, दैट मीन्स कि हमने एक रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बना लिया है, जिसका मतलब ये है कि हमारी बैटरीज ख़त्म नहीं होंगी, और जिसका मतलब ये कि मोबाइल चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा और लैपटॉप भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, और इसेंशियली हम एक इन्फिनिट बैटरीज जो है वो डेवलप कर लेंगे, एंड दैट इज़ गोना चेंज द होल साइंस एक्चुअली। बट एक्चुअली वो ख्वाब की तरह है। तो लेट्स सी सुपर कंडक्टर्स कहाँ पे होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहाँ तक बनाए जाते हैं, मगर अभी तक ये है कि एट वेरी लो टेम्परेचर्स वी हैव डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टर्स। ओके, तो हम जो ओम्स लॉ है उसके अंदर दो क्वांटिटीज़ हैं, वन इज़ ई एंड द अदर इज़ जे।
जो मेजर करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। तो वी नीड समथिंग सिंपलर, और जो हम बना सकते हैं यूजिंग द फैक्ट कि आई इज़ इक्वल टू जे ए, यानी कि हम सर्किट में सपोज करेंगे कि एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो फिक्स्ड है और जे जो है वो भी फिक्स्ड है। देन वी कैन से कि वी जस्ट हैव अ करंट, टोटल करंट आई, और इसके अलावा वी कैन से दैट V इज इक्वल्स टू E टाइम्स L। और जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इस फर्स्ट लॉ के अंदर रखेंगे तो वी कैन जस्ट फाइंड कि हम इन दो के दरमियान जो करंट और जो वोल्टेज है V, इन दोनों के दरमियान एक क्वांटिटी मौजूद होगी, एंड दैट क्वांटिटी विल डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी, the length of the conductor and the cross-sectional area of the conductor, and this quantity is called resistance. So basically this is not resistivity, but this is called a resistor, sorry, resistance of a conductor. Now resistance जो है वो entirely based करती है physical parameters के ऊपर, जो conductor की physical parameters होंगे उसके ऊपर, और इसका unit होगा volts per ampere, जिसको we can just replace it by ohms is equal to volts per ampere. So this is a unit, इसको हम replace कर सकते हैं resistivity के अंदर भी, आप ohm basically use कर सकते हैं. Okay, this again follows a similar relation with temperature. So this is a similar equation as of resistivity, और ये भी हमने experiment से पता चला है. Now resistors are crucial as capacitors for many reasons. So जो आप basically लैब में देखते रहेंगे, resistors हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन सर्किट्स. बेसिकली उसका रिलेशन पोटेंशियल से, जो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम पोटेंशियल को पढ़ेंगे. This is an image for how to read a resistor. So this is not actually included in our topic, but basically resistance की values हम encode कर सकते हैं through some colors. So you can just read कि first digit जो है वो 5 है through this table. It's green, that means it's 5, और second digit 7 है because it is violet, और जो third है this is red, this is not orange, just let me color it red. Okay, so this is red means 2, but this is the third layer, that means it has a multiplier. इसका मतलब ये कि 10 की पावर, multiplier हम यूज़ करेंगे, 10 की पावर हो जाएगी 2. These are the values for multiplier, by the way. Okay, so this becomes 10 की power 2, which means the actual value is 5700 ohm. This जो लास्ट टैग होता है वो सिल्वर होता है या गोल्ड होता है कभी कभार, मगर दिस रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस. तो टॉलरेंस जो है वो सिल्वर है, और सिल्वर 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 ओके सॉरी ग्रे, आई गेस ग्रे है या वाइट है. ओके, टॉलरेंस का टेबल, टॉलरेंस की वैल्यूज इस टेबल में नहीं है, मगर ओवरऑल दिस बिकम्स 5700, और टॉलरेंस एक्चुअली इसकी ±10% है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ±10% वेरी कर सकती है. सो आई होप कि ये शायद काम आ जाए लैब्स के अंदर. ओके, तो अब देखते हैं कि क्या फाइनाइट ओपन कंडक्टर में करंट फ्लो किया जा सकता है या नहीं. सो इमेजिन के कुछ करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू E1. This is E1 in the towards the right direction, and since conductor has two ends, ये ओपन है कंडक्टर, राइट. तो इन दोनों एंड्स पे चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और एक ऑपोजिट फील्ड जनरेट होगी, विच इज़ E2, right. So at initial times this is going to be small, but at later times it's going to grow, and E2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी. The two field becomes equal at later times, or total electric field will become 0, hence there is no current. तो एक ओपन कंडक्टर के अंदर आप एक डायरेक्ट सिंगल डायरेक्शनल करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, बिकॉज एट सम लेटर टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वो आपस में कैंसिल करेंगी, और ज़ीरो करंट जो है वो डेवलप हो जाएगा. इसका मतलब टू कीप कंटिन्यूस करंट वी नीड सम काइंड ऑफ सोर्स जो दोनों एंड से कनेक्ट होगी, और रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी. बिकॉज रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, हायर पोटेंशियल बीइंग पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और जो लोअर पोटेंशियल है वो नेगेटिव चार्ज होगा, राइट. तो करंट्स फ्लो करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और हमें किसी तरह की सोर्स चाहिए जो बेसिकली इन करंट्स को कंटिन्यूसली फ्लो करते रहे. ये कन्वेंशन हम सेट कर चुके हैं जो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वाली है, शुरू की स्लाइड्स में हम ये कर चुके थे. सो वी नाउ नीड समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस दिस पोटेंशियल डिफरेंस.
मतलब कि शुरू में कुछ वर्क करना पड़ेगा इस डिवाइस को ताकि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स जनरेट हो सकें, या अगर डिमिनिश हो रहे हैं तो उनको कंटिन्यूसली जनरेट किया जा सके. Essentially, it needs to perform work to store potential energy, right? This work is called electromotive force. It's not a force, right? Actually, energy होती है. मगर, anyways, focus on the source for now. So, इस इमेज के अंदर ये हमारे पास सोर्स है और ये जो है वायर है. तो जस्ट इमेजिन के वायर अभी हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट सोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. सो इस केस में तो ये ईएमएफ जो है बेसिकली एक फोर्स प्रोड्यूस करती है विच इज़ कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ एन, जो चार्जेस पर पॉजिटिव वर्क करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी बाय मूविंग चार्जेस इनटू ए हायर पोटेंशियल सिस्टम, राइट. तो अगर इन चार्जेस को फ्री छोड़ दिया जाए तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद रन करके आ जाएंगे, मगर वी नीड अ फोर्स जो इनको अलग करके रखे, एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली ईएमएफ, राइट. अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ईएमएफ कैसे जनरेट होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. क्योंकि डिफरेंट टाइप की सोर्सेज होती हैं जैसे केमिकल बैटरीज, सोलर सेल्स, जनरेटर वगैरह वगैरह. ऑल वी नो इज सम प्रीवियस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कहीं से जनरेट हो रही थी, वो जो है ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है, एंड दैट ईएमएफ इन टर्न प्रोड्यूसेस दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस. नाउ इंटरनली ये चल रहा है कि वी ए से वी बी यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और वो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी, और एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी कॉल्ड एफ ई, जो इनके सेपरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, राइट. ओके, व्हेन टर्मिनल्स ए एंड बी आर नॉट कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल वायर, जो हमारी इस वक्त कंडीशन है, तो और ईएमएफ क्योंकि हमारे पास मौजूद है, सो वी कैन से कि कोई चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव नहीं कर सकता, एंड सो एफ एन इज इक्वल टू एफ ई जब कोई सर्किट बाहर अटैच नहीं है फॉर दिस आइडियल सोर्स. कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इंटरनल भी और बाहर से भी, कहीं से भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा. इट इज़ सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद द कंडक्टर. ई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गई थी, राइट. जैसे हमने इस तरफ कंडक्टर्स में देखा था, ई इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब ये है कि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा. मगर अगर मैं बाहर से एक वायर कनेक्ट कर दूं फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, तब चार्जेस को एक पाथ मिल जाएगा टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, जहाँ पे पोटेंशियल वी ए से पोटेंशियल वी बी तक का था. जिसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए एंड बी वो ड्रॉप होने लगेगा, मगर दिस ड्रॉप इज कैंसल्ड बाय राइज इन पोटेंशियल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएमएफ. जैसे जैसे ये पोटेंशियल कम होता जाएगा, ईएमएफ क्योंकि मौजूद है हमारे पास, तो ये जो है वापस ये फोर्स एफ एन अप्लाई करती रहेगी ताकि पोटेंशियल जो चार्जेस हैं वो वापस हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते जाएं, एंड सो द आइडियल सोर्स जो है वो मेंटेन्स इट्स पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल्स. तो ये एक बिल्कुल आइडियल केस है, राइट. और एंड ई इज इक्वल टू वी ए बी, जो बराबर है आई आर के, सॉरी ई नहीं बल्कि दिस कर्ली ई जिसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं, बेसिकली ये कैपिटल एप्सिलॉन है, राइट. सो दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी ए बी जो बराबर होगा आई आर. नाउ व्हाट इज दिस आई आर, ये करंट है थ्रू द वायर, और दिस कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर. तो इट हैज़ ए कैपिटल आर, तो कैपिटल आर जो बेसिकली वो एक्सटर्नल वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ लेट्स कम टू द रियल सोल्यूशन. रियल सिचुएशन के अंदर होगा ये कि जो सोर्स जिस भी मटेरियल की से बने हो अदर देन सुपर कंडक्टर ऑफ कोर्स, उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, यानी कि अब जो पोटेंशियल रेज होगा फ्रॉम बी टू ए, इट विल बी लेस देन ईएमएफ, राइट. तो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन द मीडियम, जो यहाँ से यहाँ तक मीडियम मौजूद है, इस पूरे मीडियम के अंदर जो बेसिकली ईएमएफ वर्क करेगा, वो एनर्जी तमाम तो नहीं लेकिन कुछ पार्ट उसका लूज हो जाएगा ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओन मीडियम, right. We can write it mathematically as this equation right here. VAB जो टोटल एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज होगा
we can just call these points as terminals, right? A and B. These are the terminals, और ये terminal voltage VAB बराबर होगा EMF minus the voltage that has been lost, that potential that has been lost. और वो कितना lost हुआ है, वो according to Ohm's law we can just write current times the internal resistance. The small r is represents the internal resistance. So this is the total terminal potential जो हमारे पास actually मौजूद है. So you can just see कि EMF जो source है basically वो कोशिश कर रही है एक पोटेंशियल को मेंटेन रखने की, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इसको ऐसा नहीं करने दे रही. और रियल थिंग एक्चुअली जो हमें मेजर करनी होती है अक्रॉस अ बैटरी या सेल, वो हम लोग एक्चुअली VAB को मेजर कर रहे होते हैं. दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, नॉट द इंटरनल EMF, राइट? So let us see a couple of examples. On the top left there is a circuit, an open circuit. Remember कि ये जो दोनों ends हैं ये connected नहीं है और ये open है, right? Okay, तो इसके दरमियान एक potential source है हमारे पास which has an EMF of 12 volts, right? और इसी की जो internal resistance है it is 2 ohms, right? So और इसके अलावा हमारे पास जो बाहर होंगे, इस सोर्स से बाहर जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो हैं 2 पॉइंट्स, एक ए और दूसरा है बी, राइट? तो हम ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने एक एमीटर अटैच किया है इन दिस वायर, और हम मेजर करना चाह रहे हैं कि करंट कितना होगा, और हमने पोटेंशियल जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं एट पॉइंट ए एंड बी, यानी कि टर्मिनल्स जो हैं इस सोर्स के, उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा हम लोग ये मेजर करना चाह रहे हैं वाया ए वोल्ट मीटर. ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर और एमीटर हमने पढ़े नहीं है, मगर यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ दे वर्क, क्योंकि आपने शायद इंटर में पढ़े हुए होंगे. So now how do we solve this problem? The thing is हमारे पास कुछ equations हैं पिछले formula से. That is one of the equations is I equals epsilon divided by R plus R. This is the external resistance, this is the internal resistance. तो ये एक सोल्यूशन बना था हमारे पास पिछले इक्वेशन से, जो इसेंशियली सेम फॉर्म है विद दिस, और इसी की सेम सिमिलर फॉर्म है दिस. तीनों बेसिकली एक ही फॉर्म है जो डिफरेंट तरीके से लिखी गई हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ हम ये देखेंगे कि एक्चुअली करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, क्या करंट फ्लो हो भी रहा है इस सर्किट के अंदर या नहीं. रिमेंबर मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये लेफ़्ट और राइट एंड्स जो हैं ये डिसकनेक्टेड हैं और ये ओपन है, जिसका मतलब ये कि इस वायर के अंदर तो करंट नहीं होगा. अलबत्ता देयर इज़ अ लूप हेयर, ठीक है, इसके अंदर करंट शायद ड्रॉ हो सके, मगर द प्रॉब्लम इज़ कि जो वोल्ट मीटर होते हैं वो बहुत हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, लाइक मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस होती है, लाइक मिलियंस ऑफ ओम्स इनकी रेजिस्टेंस होती है. सो इसेंशियली इसके अंदर से कोई करंट ड्रॉ जो है वो नहीं होना है. सो दैट मीन्स कि इस पूरे सर्किट में करंट ड्रॉ कोई नहीं मूव कर रहा, कोई वैल्यू ऑफ करंट नहीं है. दैट मीन्स कि ए जो एम्पियर आपको शो करेगा मीटर, वो एक्चुअली ज़ीरो करंट शो करेगा. मगर अगर ज़ीरो करंट है तो डज दैट मीन कि जो पोटेंशियल है V पोटेंशियोमीटर, क्या ये भी ज़ीरो पोटेंशियल शो करेगा? एक्चुअली ऐसा नहीं है. यू कैन एक्चुअली जस्ट गो अहेड एंड फाइंड के कैलकुलेट के वेलोसिटी, ये जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए. यूजिंग दिस सेकंड इक्वेशन वी कैन जस्ट से कि VAB हमें चाहिए, गिवन के पोटेंशियल EMF जो है वो 12 वोल्ट्स है माइनस IR. नाउ क्योंकि इस वायर के अंदर कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी कोई करंट नहीं गुजर रहा. दैट मीन्स कि जो करंट है I वो ज़ीरो है. दैट becomes ज़ीरो, द पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और VAB इज़ एक्चुअली इक्वल टू EMF, जिसका मतलब ये है कि फॉर एन आइडियल केस जहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, EMF और जो पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल्स हैं ये दोनों बराबर होंगे, राइट? तो हम यही करते हैं जब किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल चेक करना होता है, वी कनेक्ट ए वोल्ट मीटर, और उस वोल्ट मीटर में से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता है क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. और जब इनको दोनों टर्मिनल्स पर टच करते हैं तो जो डिस्प्ले होता है करंट, वो बेसिकली EMF में ट्रांसलेट किया जा सकता है. So that's for real system problems. अब नाउ इमेजिन कि सेकंड प्रॉब्लम के अंदर हम लोग इन दोनों एंड्स को लेके कनेक्ट कर देते हैं थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज R, that has a resistance of 4 ohms, right?
अब क्या होना चाहिए, अब डेफिनेटली आपके पास दो लूप्स हैं, एक वोल्ट मीटर वाला लूप है जिसमें से करंट ज़ीरो है, तो इसमें तो कोई करंट नहीं है, अलबत्ता इसके अंदर करंट मौजूद है, राइट। तो इस करंट होने की वजह से, इस करंट के फ्लो की, वेल बेसिकली या करंट की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, लेट्स जस्ट सी। ओके, तो अब की बार हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ मौजूद हैं, वी हैव एप्सिलॉन, वी हैव स्मॉल आर, वी हैव कैपिटल आर, एंड वी नीड आई, राइट। सो वी कैन जस्ट यूज़ दिस इक्वेशन, द थर्ड इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, और यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल कितना होना चाहिए, दिस इज आई, और सॉरी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लो, आई के लिए तो बनी हुई है वो, दिस इज 12 एंड दिस इज 4, this is 2, this is 6, that means this is 2 amperes, right। तो ये जो करंट होगा I थ्रू दिस एम्पियर जो एमीटर शो कर रहा होगा, इट विल बी 2 amps। नाउ अब VAB क्या होना चाहिए, क्या VAB इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ही बराबर होगा अब की बार, एक्चुअली नो, क्योंकि अब की बार करंट जो है वो एक्चुअली फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स इन द सेकंड इक्वेशन वी कैन एक्चुअली पुट I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और अब की बार ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 2 ohms, that means this is 4, this is 12 minus 4, that means 8। so the potential VAB जो होगा वो एक्चुअली अब की बार है 8 volts। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछली बार इट वॉज इक्वल टू 12 वोल्ट्स जबकि करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो दैट टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअली ड्रॉप डाउन टू 8 वोल्ट्स। इसका मतलब ये कि जब सर्किट में करंट मूव हो रहा होता है, यानी कि नॉन जीरो करंट होता है, तब जो पोटेंशियल अक्रॉस दैट टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स होती है वो एक्चुअली ड्रॉप डाउन हो चुकी होती है। सो दैट्स ए वन एग्जांपल। अब एक्चुअली हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो पूरा लूप है, हमारा करंट का लूप है, इसके अंदर आया कि पोटेंशियल कंजर्व रहता भी है या नहीं। सो ये एग्जैक्टली उसी तरह का लूप है जो राइट पे आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ 2 एम्पियर करंट जो फ्लो हो रहा था, और दिस इज़ अ पोटेंशियल 12 वोल्ट EMF विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohms और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ohms। अब होगा क्या कि अगर हम पोटेंशियल को प्लॉट करें on the y-axis, we can say कि through this EMF जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली 0 से 12 है, क्योंकि at some terminal it is 0, at the other terminal it is actually 12 volts, right। so this is like पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होता है ये एग्जैक्टली वही है। ओके, तो फिर हम लोग 12 वोल्ट्स के साथ चलेंगे। नाउ क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 2 एम्पियर 2 ओम्स है, वी कैन कैलकुलेट वाया ओम्स लॉ कि एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए। सो वी नो कि करंट 2 एम्पियर है और जो रेजिस्टेंस है वो भी 2 है ओम्स, वी कैन से कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो एक्चुअली 4 वोल्ट्स का होगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 4 वोल्ट्स ड्रॉप हो जाता है। So the total potential across the terminal of this जो source है, that comes out to be the rest of the voltage which is 8 volts। Now ये 8 volts कहाँ पे गए, ये 8 volts actually खाएगा this external resistance। ये है 4 ohms की, और जो करंट जा रहा है which is 2 amperes, तो 2 times 4 is 8 volts। so that means जो potential इसके across प्रोड्यूस हुआ था EMF, सॉरी पोटेंशियल जो प्रोड्यूस हुआ था, सॉरी पोटेंशियल नहीं बल्कि EMF मुझे कहना चाहिए। तो EMF जो प्रोड्यूस हुआ था ऑफ 12 वोल्ट्स वो कंज्यूम हो गया ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड फाइनली वी हैव ज़ीरो। तो दैट मीन्स कि एक पूरे लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो रहता है, क्योंकि कुछ सोर्सेज उसे डेवलप कर रहे होते हैं और दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उन्हें कंज्यूम कर रहे होते हैं, एंड दैट्स हाउ द पोटेंशियल इज कंजर्व्ड इन अ लूप। ओके, सो नाउ वी नो कि सोर्स किस तरह से एक सर्किट के अंदर काम करता है। तो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो एक नई इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड पावर, कि वो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सो रिमेंबर कि पावर इज़ एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो हाउ डू वी के से कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनर्जी कितनी है, पावर कितनी है, सॉरी। So we just need total energy, that is V times the charge, right?
सो अगर v टाइम्स चार्ज करेंगे हम लोग, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड डिवाइडेड बाय टाइम वी कैन जस्ट से कि हम कितनी पावर एक्चुअली यूज़ हो रही है। हम गिवन के हम लोग स्मॉल चार्ज और स्मॉल टाइम के लिए काम कर रहे हैं, वी जस्ट गेट dq over dt and this whole thing can be replaced as the current. So we get this very simple equation जो आप लोग को पहले से याद भी होगी, P is equals to V times I. This is the potential across the terminal और current जो सर्किट के अंदर घूम रहा है। इससे ही मैथमेटिकल इक्वेशन की कुछ दूसरी फॉर्म्स हैं, जैसे कि आई स्क्वायर टाइम्स आर और वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये कभी कभार आसानी कर देती हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। नाउ ऑन द राइट देयर इज़ एन एग्जांपल जिसके अंदर हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स है विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये एक्चुअली प्रोवाइड कर रही है सम करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट, इसको पावर कितनी प्रोवाइड कर रही है ये ईएमएफ सोर्स, राइट। तो हम मालूम करना चाह रहे हैं कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी एक्चुअली प्रोवाइड कर सकती है, राइट। ऑफ कोर्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ईएम सोर्स कि वो किस तरह की है। नाउ द पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट ईएमएफ सोर्स जो है वो कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, राइट। ईएमएफ सोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट EMF times I. Now this is the same equation जो हम लोगों ने इसमें देखी है, but this was the external voltage, but now we have in internal EMF times I, right? Its internal resistance dissipates energy at the rate I square times R. Now this whole thing can be used with the equation जो हमने इससे पहले देखी थी, जो थी VAB is equal to epsilon times I R, राइट। ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी देख चुके हैं। नाउ अगर आप इस पूरी क्वेश्चन में दोनों साइड पे I से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू जस्ट गेट दिस इक्वेशन कि वी आई दैट इज द पावर इज एक्चुअली इक्वल टू एप्सिलॉन I माइनस I स्क्वायर R। नाउ ये जो डिफरेंस है एप्सिलॉन I और I स्क्वायर R का, इट इज़ द पावर आउटपुट। ये वो टोटल पावर आउटपुट है जो ये आप सोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। नाउ ये जो पहली टर्म है एप्सिलॉन I, दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो सेकंड क्वांटिटी है I स्क्वायर R, इट इज द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी में या सोर्स में इंटरनली डिसिपेट होती जाएगी, राइट। ओके, सो दिस वाज द केस फॉर डिस्चार्जिंग, राइट, जब आप पावर यूज कर रहे हैं फ्रॉम ए बैटरी। नाउ अगर हम चार्ज करना चाहें तो क्या होगा। नाउ सो इमेजिन कि जो एक्सटर्नल सर्किट है दिस इज ए चार्जर, और ये जो पहले ईएमएफ सोर्स थी दिस वाज आवर मोबाइल फ़ोन बैटरी, ठीक है। तो अब जब हमने एक्सटर्नल सर्किट चार्जर लगाया है, इसका मतलब ये कि नाउ द करंट हैज़ टू फ्लो बैकवर्ड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और इंटरनली होना ये चाहिए कि पावर डिलीवर होगी अब इस बैटरी को, राइट। तो हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से कोई पावर डिलीवर कर रहे हैं। नाउ द ओनली चेंज मैथमेटिकली वी हैव इज द साइन, दैट इज प्लस साइन जो है वो नेगेटिव साइन जो था वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, और जो टोटल पावर है वो उसी तरह से डिफाइन की जाएगी, गिवन के इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और एक्सटर्नल जो वायर्स हैं उनकी कोई रेजिस्टेंस खास नहीं है, या अगर होगी भी तो हम लोग उसको मेंशन कर लेंगे, बट वो डिटेल्स में हम लोग नहीं जाना चाह रहे। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ पावर किस तरह से इन्वॉल्व होती है पोटेंशियल सोर्सेस के अंदर। Okay, so there is a very specific, very important rule that is called Kirchhoff's rule or Kirchhoff's rule or Kirchhoff rule. I don't know, पता नहीं क्या कहलाता है, लेकिन ये rule बहुत important है, और actually these are two rules, Kirchhoff's junction rule और Kirchhoff's loop rule. Now junction क्या होता है? Junction basically कोई भी ऐसा point होगा जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आके मर्ज हो रहे होंगे, सो दैट पॉइंट विल कॉल्ड जंक्शन, राइट। अगर दो वायर्स आके कनेक्ट हो रहे हैं दैट विल नॉट बी ए जंक्शन, राइट। तो और लूप क्या होता है? लूप इज ए सर्कुलर, अगर जंक्शन से आप एक जंक्शन से शुरू होते हैं और वायर्स को कवर करते हुए आते हैं और वापस अगर उसी जंक्शन को टच कर जाते हैं तो दैट पाथ इज कॉल्ड ए लूप, राइट। तो लेफ्ट डायग्राम में अगर देखो तो C जो है वो इज़ नॉट अ जंक्शन बिकॉज इसके अंदर सिर्फ दो वायर्स आ रहे हैं, B इज़ अ जंक्शन, D इज़ नॉट अ जंक्शन, A इज़ ए जंक्शन, राइट। लूप कौन कौन से हैं? अगर आप A से शुरू करें और इस पाथ को फॉलो करें तो यू सी कि आप C पे जाएंगे, फिर B पे आएंगे और फिर वापस A पे आ सकते हैं, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड लूप।
और इसी तरह से ए से अगर बी पे जाएं और बी से डी पे आएँ तो वापस ए पे आ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड ए लूप 3। और एक और मज़ाहिया बात यह है कि अगर आप ए से शुरू हों तो आप ए से जा सकते हैं सी पे एंड देन बी देन डी और फिर वापस ए। एंड दिस इज़ अ मेजर रूल, सॉरी सबसे बड़ा लूप होगा ये। और इसके अंदर रिमेंबर कि हमने बी से ए में ट्रैवल नहीं किया है, राइट। सो दिस इज़ अ इंटायरली डिफरेंट लूप। तो इस सर्किट के अंदर बेसिकली 3 लूप्स मौजूद हैं। अच्छा, अब जो राइट पे जो सर्किट है इसके अंदर लूप्स हैं। एक तो सबसे बड़ा लूप है, दैट इज़ एफ से अगर आप स्टार्ट हों तो वापस आप सी से फिर ए फिर उसके बाद वापस एफ पे आ सकते हैं। अनदर लूप जो है वो ये है लूप नंबर 2, विच इज़ अगर एफ से आप स्टार्ट हैं तो ई पे जाएं, डी पे जाएं, फिर बी पे जाएं, फिर ए पे और फिर वापस एफ पे। तो दिस इज़ लूप 2। और लूप 3 और 4 इनसाइड दिस होंगे, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये भी 2 लूप्स होंगे। तो बेसिकली इस डायग्राम के अंदर टोटल 4 लूप्स आपके पास मौजूद हैं। नाउ किरचॉफ्स रूल बेसिकली ये है कि जो जंक्शन होता है इसके ऊपर द सम ऑफ करंट्स जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हम लोग सपोज करेंगे कि जो करंट है उसकी कोई किसी किस्म की डायरेक्शन है और जो इनफ्लोइंग करंट होगा और जो आउटफ्लोइंग करंट होगा थ्रू ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल। जिसका मतलब ये है कि आप जंक्शन पे कोई चार्ज जमा नहीं कर सकते। और दिस इज बेसिकली एन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि वी नो कि अगर चार्ज कहीं पे गायब नहीं हो रहा और कहीं से आ नहीं रहा अचानक से, दैट मीन्स कि इट मस्ट ट्रेवल समवेयर। तो अगर किसी जंक्शन पे 3 रास्ते हैं और एक से इनपुट हो रहा है तो यकीनन 2 से आउटपुट होगा, और अगर 2 से इनपुट हो रहा है तो तीसरे से टोटल आउटपुट ही होना चाहिए। दैट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस, मगर दिस इज़ अ रूल फॉर सर्किट्स, राइट। और दूसरा रूल है आपके पास लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल। इसका मतलब ये होता है कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड एनी लूप इज 0। वही बात है कि टोटल लूप जो वोल्टेज होगा इट विल बी 0, जिसका मतलब ये एक्चुअली हम लोग पहले भी यूज़ कर सकते हैं, कर चुके हैं। जो हमने लूप एक पिछला पढ़ा था जिसके अंदर एक पोटेंशियल सोर्स थी और एक रजिस्टर था, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल का एक कर्व बनाया था जो 12 पे जाता था, फिर 8 पे आता था और फिर 0 हो जाता था। जिसका मतलब ये हुआ कि एक लूप के अंदर जो टोटल राइज है ऑफ पोटेंशियल और जो टोटल ड्रॉप है पोटेंशियल, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल हमेशा 0 रहेगा। नाउ दीज रूल्स आर लाइक बाइबल फॉर इलेक्ट्रिशियंस, राइट। कि अगर ये लूप फॉलो नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर रहा है, बिकॉज दीज रूल्स हैव टू फॉलो। और इन्हीं की मदद से आप सर्किट्स को जो है नए नए सर्किट्स डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये जो लूप रूल है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कंजर्वेटिव है, आपको ये बता सकता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले ही फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। सो these are Kirchhoff's rules, और these form actually the basics of electricity जो इंजीनियर्स पढ़ रहे होते हैं। और ये इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन Kirchhoff's रूल को यूज़ करने में। और आई एम नॉट श्योर कि ये कौन बनाता है, लेकिन कितना भी बड़ा मैस हो, Kirchhoff's रूल हैज़ टू बी फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये भी एक सर्किट है जो खंबे पे हमें अक्सर नज़र आता है पाकिस्तान में, लेकिन ये यहाँ पे भी Kirchhoff's रूल जो है वो एंटायरली फॉलो होगा, डजंट मैटर हियर। ओके, हम याद है हमने बोला था कि जंक्शन में इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट होगा, राइट। और लूप के अंदर हमें कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए होती है, बिकॉज अगर लूप में क्लॉकवाइज बना हुआ और आप एंटी क्लॉकवाइज बनाएं तो हो सकता है हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस है। तो देयर इज़ अ साइन कन्वेंशन फॉर दैट कि ईएमएफ्स और करंट के लिए, रेजिस्टर्स के लिए हम लोग, यानी कि लोड के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करेंगे। सो इफ़ वी हैव ए पॉजिटिव ईएमएफ, हम लोग पॉजिटिव ईएमएफ तब लिखेंगे जब हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रैवल डायरेक्शन हमारी है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट मीन्स के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो देन वी विल यूज़ प्लस एप्सिलॉन। और नेगेटिव तब यूज़ करेंगे जब
उलट होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। नाउ और साइन कन्वेंशन फॉर रेजिस्टर्स एग्जैक्टली उसका उलट है, यानी कि अगर हम लोग यू मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और रिमेंबर के जो पोटेंशियल जो करंट होगा इसके लिए मेंशन किया जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस सिचुएशन में हम लोग प्लस आई आर यूज़ करेंगे, और ट्रैवल ऑपोजिट है करंट डायरेक्शन का, और जब ट्रैवल जो है इन डायरेक्शन होता है करंट के तो हम लोग माइनस आई आर यूज़ करेंगे। दीज आर सम साइन कन्वेंशन ताकि सबके सब एक ही पेज पे आ जाए। और एज अ होमवर्क आप प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग 26.2 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है बेसिकली है, तो इसको रीड करेंगे। इसको सबमिट नहीं करना है मगर रीड ज़रूर करना है कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जाती है। बेसिकली इट्स एन एक्सरसाइज फॉर दी साइन कन्वेंशंस, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड के किस तरह से की जा सकती है। ओके, सो नाउ वी नो हाउ द पोटेंशियल वर्क्स। हमें पता है रेजिस्टर्स कैसे सर्किट में काम करते हैं और ये कि कैपेसिटर्स कैसे होते हैं, राइट। तो इन तीनों को मिला के एक सर्किट बनाते हैं, एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड एन आरसी सर्किट, दैट इज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट। नाउ इस सर्किट को यूज़ करते हुए हम लोग कैपेसिटर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और लेट्स सी के कैपेसिटर की किस तरह की नेचर होती है वाइल चार्जिंग। सो ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यू हैव ए सर्किट फॉर चार्जिंग ए कैपेसिटर, और इसमें एक स्विच है जो हमें क्लोज करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल सोर्स है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। नाउ ये सर्किट तब चार्ज होगा जब हम लोग स्विच को क्लोज करके रखेंगे, राइट। और ईएमएफ जो है इस ही लूप के अंदर, ईएमएफ सोर्स है वो इस ही लूप में मौजूद होगी, और जो चार्ज है अक्रॉस कैपेसिटर वो इंक्रीज होगा ओवर टाइम, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से चार्ज जमा हो गया, बट वी नो के चार्ज जो है एक्यूमुलेट होता जाता है, राइट। अच्छा, तो जस्ट इमेजिन के होना क्या चाहिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो करंट होगा वो फ्लो होगा थ्रू दिस रेजिस्टर R। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है वो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर्स जितने भी हैं, यानी कि I अभी स्मॉल है, Q स्मॉल है, दैट जस्ट मीन्स कि ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 करंट कोई फ्लो होगा इस रेजिस्टर में से, बट जो टोटल चार्ज होगा अक्रॉस दिस कैपेसिटर वो 0 होगा, क्योंकि अभी अभी टाइम स्टार्ट हुआ है और अभी करंट चार्जेस जमा होने शुरू होंगे, सही। तो एट दैट सिचुएशन Q इज इक्वल टू 0, और हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर ये वही इक्वेशन है जो हमने पहले ड्राइव की थी फॉर व्हाट वाज दैट, जो पोटेंशियल को रीड करते हुए हमने ड्राइव की थी वही है। Okay, so for this equation we can just put Q is equal to 0, and that makes this term equal to 0. That means I naught at some time t naught t equals to 0 is equal to epsilon over r, जिसका मतलब ये होगा कि it is a constant. I naught is a constant initial current जो रेजिस्टर में से पास हो रहा है, कैपेसिटर में से पास नहीं होता करंट, सिर्फ रेजिस्टर में से पास हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज t इक्वल्स टू 0, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा विल सी के Q जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा, फिर Q बढ़ता चला जाएगा और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल अपीयर होता जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, राइट। सो जो VAB है, BC इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वोल्टेज जो है अक्रॉस BC वो बढ़ता चला जाएगा, राइट, बिकॉज देयर इज अ चार्ज एक्यूमुलेशन एट बोथ प्लेट्स। नाउ गिवन के जो चार्ज कैपेसिटेंस है प्लेट की वो फाइनाइट है, और जो पोटेंशियल हमने दिया वो भी फाइनाइट है। जो चार्ज होगा बेसिकली वो एक ख़ास क्वांटिटी पे आके रुक जाएगा, एंड इट विल अटेन ए फाइनल वैल्यू सम कैपिटल Q में भी, ठीक है। तो एक मैक्सिमम चार्ज होगा QF बेसिकली, जो फाइनल चार्ज होगा इस कैपेसिटर के ऊपर। नाउ जब वो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा देन देयर विल बी नो करंट अक्रॉस द लूप, राइट। तो जिसका मतलब ये है कि करंट 0 हो जाएगा और चार्ज जो है वो कैपिटल Q हो जाएगा। नाउ इन दैट केस यू कैन सी के जो चार्ज है, तो जो R से R कैंसिल हो गया, these two are equal now. Now this is Q over C is equal to the potential,
right? So this is a potential, this is a potential across the capacitor, and we can say कि जो potential होगा across the capacitor, that is VBC, वो बराबर हो जाएगा EMF के। यानी कि ये जो EMF की वजह से जो potential difference था वो exact potential difference appear हो जाएगा across B and C। तो यानी कि पूरा potential अब वो transfer हो गया है on this capacitor, across this capacitor। So these were the two situations के जब जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया और जब कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज नहीं था तब क्या था। We can just plot these values in the graph. So at the left you can see there is a graph with the time on the x-axis and Q the charge and the I that is current on the y-axis। now दो graphs हैं हमारे पास। ओके at t equals to 0 हमने देखा था चार्ज भी 0 होता है, और लेकिन at t equals to 0 करंट की एक खास वैल्यू थी, that was I naught which was equal to epsilon over r। now जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया we just concluded कि जो फाइनल वैल्यू होगी चार्ज की वो एक्चुअली किसी लेटर टाइम में QF होगी और करंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स करंट ड्रॉप करेगा और चार्ज जो है वो राइज करेगा। अब अगर आप लोग ये सोचें कि बीच में किस तरह का बिहेवियर होगा, ये हमें पहले नहीं पता, राइट? इसके लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ ये पता है कि इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ क्या हैं, राइट? फॉर करंट इनिशियल वैल्यू I नॉट है और फाइनल वैल्यू 0 है, एंड फॉर चार्ज इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल वैल्यू इज़ QF। नाउ इक्वेशन कैसे सॉल्व करें हम लोग? नाउ नोटिस कि I जो है बेसिकली वो बराबर है dq ओवर, अब मैं स्मॉल q लिखूंगा ओवर dt के, राइट? और इसी इक्वेशन में बाद में भी एक q मौजूद है। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? तो आप लोग मैथमेटिशियंस हैं, आप लोग को ये अच्छी तरह सॉल्व करना आती होगी। तो वी जस्ट प्लेस q ऑन द वन साइड और t को हम एक साइड पे ले जाएंगे, और और नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन जो लिमिट्स होंगी वो फ्रॉम 0 टू फाइनल q, लेट्स कॉल दिस QF, और ये होगी 0 से टाइम तक t, राइट? नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन जस्ट गेट व्हाट द q माइट बी, और क्योंकि इस साइड पे q नीचे है यू विल गेट ए ln साइन, और ln को जब आप कैंसिल करेंगे, नेचुरल लॉग को जब कैंसिल करेंगे यू विल गेट एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, और जब आप राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो दिस होल क्वांटिटी दैट इज t अपॉन आर सी नेगेटिव का, दिस विल जस्ट ट्रेवल ऑन द पावर फॉर द एक्सपोनेंशियल। तो बिल्कुल यही होगा, और जब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यू सी के जो q है वो बराबर होगा c टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन यानी कि EMF और कैपेसिटेंस टाइम्स 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t ओवर RC। ऑफ कोर्स ये रेजिस्टर कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ हैं, और यू जस्ट गेट दिस इक्वेशन जो एक्चुअली अब बता सकती है हमें कि ये जो राइज होगा वो किस नेचर का होगा, एंड वी कैन सी कि जो राइज है बेसिकली अब वो एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा, राइट? तो यानी कि आपका जो कैपेसिटर है वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होगा, अचानक से चार्ज होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से फुली चार्ज होगा। नाउ एक्सपोनेंशियल की ख़ास तौर पे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल डीके की ख़ास बात ये है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो राइज जो होता है बेसिकली उसका रेट डिक्रीज होता चला जाता है। सो जस्ट इमेजिन होगा क्या, फॉर सम वैल्यू ऑफ टाइम, दैट इज़ अगर मैं टाइम इक्वल्स टू रखूँ आर सी, RC एक्चुअली एक कांस्टेंट भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और ये बेसिकली RC सर्किट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर टाइम इज इक्वल टू RC, तो दैट दिस इज R एक्चुअली, तो लेट मी जस्ट अच्छा आ रहा है, ओके। तो RC अगर ये भी बराबर हो जाएगा तो दैट जस्ट बिकम्स 1, दैट इज -1, दैट मीन्स दिस इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट इज दिस, क्या होती है, एक्सपोनेंशियल इज डिवाइड बाय 2.718 समथिंग, तो यू कैन जस्ट डिवाइड इट, और फिर आपको पता चलेगा जब आप 1 माइनस, और ये 1 अपॉन ई एक्चुअली बराबर होगा 0.3 समथिंग है, राइट? 0.36 समथिंग, और 1 माइनस 0.36 समथिंग करेंगे तो आपके पास यू गेट ए 63 समथिंग, राइट? तो दैट मीन्स के अगर
टाइम वैल्यू इंक्रीज होते हुए RC तक पहुंचेगी, यानी कि RC टाइम के अंदर जो चार्ज जो स्टोर होगा इस कैपेसिटर के ऊपर वो होगा 63%। तो 63%, सॉरी दिस वाज 0.363 एंड दैट मीन्स 63%। तो 63% चार्ज हो जाएगा पहले RC के अंदर। दूसरे RC के अंदर यानी कि इतने ही टाइम बाद ये एक्चुअली जो रिमेनिंग पार्ट है सिर्फ इसका 63% चार्ज होगा, दैट मीन्स इतना। फिर जो बाकी बचा है उसका 63%, फिर जो बाकी बचा है उसका 63%। सो दिस एक्चुअली इनवर्स एक्सपोनेंशियल जो होता है वैल्यू, ये बेसिकली कभी भी सर्टेन वैल्यू पे 100% नहीं पहुंचती है, बल्कि यू कैन से कि एसिम्प्टोटिकली इसको टच कर जाती है वैल्यू को, एंड दैट मीन्स इट एक्चुअली रिक्वायर्स एन इन्फिनिट टाइम टू चार्ज दिस कैपेसिटर। तो यानी कि कैपेसिटर्स अचानक से चार्ज नहीं हो जाते बल्कि उनको बहुत टाइम लगेगा। मगर यू नो कि दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन और फिजिकल सिस्टम्स में अप्रॉक्सीमेशन होती हैं, तो वी कैन जस्ट से कि थोड़ी देर बाद दिस कैपेसिटर इज गोइंग टू गेट चार्ज्ड कम्प्लीटली, तो कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा और दिस विल ऑलमोस्ट बिकम क्या चीज़ 100% चार्ज्ड, राइट। तो कि जितना भी चार्ज स्टोर हो सकता था वो 100% वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब फॉर करंट यू कैन जस्ट टेक ए डेरिवेटिव ऑफ दिस चार्ज वैल्यू। इसकी डेरिवेटिव लोगे आपके पास एक चार्ज की वैल्यू आ जाएगी एंड यूल सी के जो आई नॉट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक डीके से, एंड अगेन दिस इज द सेम डीके रेट। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रॉप होगा वो भी एक्सपोनेंशियल होगा इन करंट, राइट। और अगेन दिस इज द सेम एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी, सो दैट मीन्स के क्यू की तरह इसकी भी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। और this is it. So this was the nature of how the capacitor can actually charge in a loop. Now अब charge तो हो गया है मगर the point is how does it discharge? So this is how it discharges the capacitor. On the left you have a circuit for discharging the capacitor. Note कि there is no EMF source. EMF source missing है. That means इस पूरे loop के लिए हम लोग equation लिखेंगे उसके अंदर epsilon जो है वो 0 होगा. So there is no epsilon and that means previous equation के अंदर simplification हो गई है. Now we have the current I is equal to minus Q divided by RC. It's the same equation जो हमने पहले solve की थी. Now ये जो minus sign है this actually represents the negative flow of the current. Notice कि पिछली बार जो circuit था उसके अंदर current की direction ये थी और अब की बार current की direction ये है. और again this is a small I and small q, that means these are time varying currents and charges. Now current हमें पता है बराबर होता है dq over dt के, that means this is again a differential equation and this time इसको solve करना थोड़ा सा आसान है. और by integrating you can just see कि जो total charge है it is equal to q naught times exponential minus t over rc. Now notice कि अब की बार जो exponential है current charge के अंदर it's just an exponential decay, it's not an exponential rise बल्कि it's just an exponential decay. जिसका मतलब ये है on the top right you can see कि ग्राफ है, some constant value of charge थी पहले q naught and then it drops exponentially and eventually it becomes 0 and all that charge is running through this external resistor with capital R resistance. Now इसका derivative करंट होगा, ऑफ कोर्स वी कैन जस्ट कैलकुलेट दैट, और जब वो कैलकुलेट करेंगे तो इट जस्ट टर्न्स आउट टू बी द सेम, राइट. दिस इज आई नॉट और इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी. वो माइनस साइन कहा गया, एक्चुअली वो माइनस साइन हमने कंज्यूम कर लिया है इस चार्ज को फ्लिप करने, इस प्लॉट को फ्लिप करने के लिए. एक्चुअली यू कैन सी दिस नेगेटिव साइन इज राइट ओवर हियर, राइट. तो एक्चुअली होगा क्या, द करंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली as the capacitor discharges. The current is negative because its direction is opposite in figure 26.0. Now notice कि charging और discharging दोनों situations में current की final जो value है वो 0 है. Now उसमें वो rise हुआ था और वो decay होता हुआ 0 की तरफ आता है. इस बार this is in negative direction, rise हुआ है और अब ये decay होता हुआ 0 की तरफ आ रहा है. Now in both cases current decay होता रहता है लेकिन charge जो है वो capacitor तो चार्जिंग के वक्त बढ़ता जाता है और डिस्चार्जिंग के वक्त कम होता जाता है.
ये तो कोई नई बात नहीं थी मगर खैर. So these are the equations, these are the terms जिनके अंदर ये change होता है. So this is a very important topic, so mark this topic or make sure you understand it completely. And so there is a homework for you. You have to find the power relation between all three components in RC circuit, that is the potential source, the resistance and the capacitance. Second part ये है कि find the energy expression dissipated by the resistor, right, and stored by the capacitor. तो आपको एक एक्सप्रेशन निकालनी है, ठीक है, ऑफ एनर्जी जो डिसिपेट हो रही होगी रेजिस्टर से, ठीक है, और स्टोर हो रही होगी कैपेसिटर के अंदर. नाउ मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक रीड करो और आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू डू दिस, परफॉर्म दिस होमवर्क, और दिस होमवर्क इज़ टू बी सबमिटेड, सो बी श्योर टू submit this. और so this is it for this lecture, or see you in the next lecture. Allah Hafiz.